सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। बच्चों, आप सभी जानते हैं इस साल वैश्विक महामारी के कारण हम विद्यालय में उपस्थित रहकर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण भारत में सर्व शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया है। हमारे एजुकेशन संस्था ने भी ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया है। उसी के तहत मैं यहाँ पर आज आपको एक इतिहास का पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आपने बहुत दिनों तक स्कूल को मिस किया है, इसलिए आज हम आपको आपके विद्यालय से मिलवाते हैं। बच्चों देखो, ये है हमारा प्यारा सा सुएसो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कलंबोली और ये है हमारे एजुकेशन संस्था के संस्थापक आदरणीय शिक्षण महर्षि श्री दादा साहेब लिमये, जो कि हमारे और आप सभी के एक प्रेरणा स्थान है। बच्चों, आप 9वीं कक्षा पास होकर 10वीं कक्षा में गए हैं, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि आप इस वर्ष 10वीं की यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और आपके लिए बोर्ड पैटर्न पता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका सौ चोगले मैडम इस शैक्षणिक वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं इतिहास का पाठ क्रमांक 1 इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तत्पूर्वी हम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम पैटर्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर हमने इतिहास के कृति पत्रिका को चुना है। क्यों इतिहास के कृति पत्रिका को चुना है? क्योंकि आज हम 10वीं का पहला इतिहास का पाठ देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इतिहास पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जानकारी हो, इसके लिए हमने आपको एक कृति पत्रिका यहाँ पर प्रदर्शित की है। देखते हैं किस प्रकार से इतिहास पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, इतिहास के और भूगोल के इस प्रकार 2 हमारे पेपर होते हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान का 40 अंक का बोर्ड का पेपर होता है, जो कि वो पार्ट 1 होता है, और पार्ट 2 यानी कि विभाग 2 जो कि भूगोल होता है, जो 40 अंक का होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको इस 40 अंक के पेपर को लिखने के लिए समय दिया जाता है 2 घंटे। भूगोल के लिए भी 2 घंटे होते हैं और इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए भी 2 घंटे होते हैं। और आपके जो 20 अंक होते हैं वो अंतर्गत मूल्यमापन के होते हैं। अब इस अंतर्गत मूल्यमापन में आपको क्या क्या करना होता है या कौन कौन सी बातों के एवरेज मार्क्स आपको दिए जाते हैं? सबसे पहले कि आपके जो गृह कार्य होते हैं वो आपके कक्षा कार्य, इसके अलावा आपके स्वाध्याय, इसके अलावा बहुपर्यायी जो प्रश्न होते हैं उनकी आपकी टेस्ट होती है, उन टेस्ट के मार्क्स होते हैं, और इसके अलावा जो आप उपक्रम करते हैं, आपकी सत्र परीक्षा, आपके यूनिट टेस्ट, इन सभी का लेखा जोखा करके आपको 20 में से एवरेज में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखते हैं इतिहास की कृति पत्रिका। देखो बच्चों, इतिहास का प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न होता है अ। इसमें दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। यानी कि रिक्त स्थान होते हैं और रिक्त स्थान के लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से चुनकर आपको ये रिक्त स्थान क्या करना होता है, तो पुनः लिखना होता है या पूर्ण करना होता है। ये कुल मिला के 3 प्रश्न होते हैं और इसमें 3 अंक दिए जाते। इसमें कोई विकल्प नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो प्रश्न पहले का ही ब। निम्न में से प्रत्येक समूह की असत्य जोड़ी पहचानिए। ये भी आपको 3 दिए जाते हैं और 3 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें असत्य जोड़ी कभी पहचाने ऐसा लिखा होता है, तो कभी कभी पहचान कर सुधारित जोड़ी लिखो, इस तरीके का यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 2, इसमें अ दी गई सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। 3 में से 2
यानी कि यहाँ पर एक विकल्प दिया होता है आपको, इसमें से 2 हल करने होते हैं और इसके लिए अंक होते हैं आपको 4, विकल्प के साथ 6 अंक होते हैं। प्रश्न ब, इसमें टिप्पणी लिखिए। इसमें भी 3 टिप्पणियां दी जाती है, इसमें 2 टिप्पणियां हल करनी होती है और अंक होते हैं 4, विकल्प के साथ 6। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें 4 दिए जाते हैं, उसमें से 2 हल करने होते हैं और अंक दिए जाते हैं 4 और विकल्प के साथ 8 अंक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए परिच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें केवल 4 ही प्रश्न होते हैं, अंक भी 4 होते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं होता है और आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान प्रश्न होता है और इसलिए इसके 4 के 4 अंक आपको आसानी से प्राप्त होते हैं। दूसरा है क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए, यानी कि ये दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है। इसमें आपको 4 दिए जाते हैं प्रश्न, 2 हल करने होते हैं, इसके अंक 6 होते हैं, यानी कि 1 के लिए 3 अंक होते हैं और विकल्प के साथ 12 अंक। ऐसे कुल मिलाकर इतिहास का पेपर 28 अंक का होता है और विकल्प के साथ 42 अंक का होता है। अब चलते हैं राजनीति विज्ञान की ओर। राजनीति विज्ञान की ओर प्रश्न क्रमांक 6वां राजनीति विज्ञान का होता है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। जैसे हमने इतिहास का पहला प्रश्न देखा उसी की भांति यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से आपको 2 हल करने होते हैं, अंक होते हैं 2। 7वां प्रश्न, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 में से 2 यानी कि यहाँ पर 4 अंक होते हैं, विकल्प के साथ 6 अंक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। इसमें से 2 में से 1 हल करने होते हैं, अंक होते 2, विकल्प के साथ 4। प्रश्न क्रमांक 8वें में ब होता है, जो दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। 2 में से 1 और इसमें अंक होते 2, विकल्प के साथ 4। प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ये 2 प्रश्न, इसमें से 1 हल होता है और 4 अंक के लिए पूछा जाता है और विकल्प के साथ 8 अंक होते हैं। ऐसे राजनीति विज्ञान के लिए कुल अंक 12 होते हैं और विकल्प के साथ 20। ऐसा कुल मिला के इतिहास और राजनीति का 40 अंक का पेपर होता है बोर्ड का और 62 जो अंक होते हैं वो विकल्प के साथ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इतिहास की कृति पत्रिका अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमारा इतिहास का पाठ क्रमांक 1। इतिहास का पाठ क्रमांक 1, पाठ का नाम है बच्चों इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। आप जानते हैं बच्चों इतिहास किसे कहते हैं? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में यानी कि 9वीं की कक्षा में हमने इतिहास की परिभाषा आप लोगों को बताई है। इतिहास का तात्पर्य है यह ऐसे घटित हुआ। इतिहास शब्द से शब्दशः यदि अर्थ लेते हैं हम तो इसका अर्थ यह है कि यह ऐसे घटित हुआ, यानी कि इतिहास में हम गतकालीन यानी कि भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये भूतकालीन जो घटनाएं होती हैं इसका तर्क शुद्ध शास्त्र शुद्ध पद्धति से जो अध्ययन करने वाला एक सामाजिक शास्त्र होता है उसे इतिहास कहते हैं। और बच्चों एक बहुचर्चित लाइन है, सभी जानते हैं उस लाइन को, जो इतिहास भूलता है वो कभी इतिहास बनाता नहीं है, इसलिए हमें इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इतिहास का ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के इस पाठ में हम इतिहास लेखन के विभिन्न पद्धति को देखेंगे। देखो बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में इतिहास लेखन के साधन देखे थे, सभी जानते हैं, याद है ना सभी को? बताइए तो सही मुझे कि इतिहास के साधन कौन कौन से हैं। इतिहास के साधन मुख्य 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला साधन है इतिहास का लिखित साधन, दूसरा साधन है मौखिक साधन और तीसरा जो साधन है वो कौन सा है? भौतिक साधन। और चौथा साधन
वो है दृश्य और श्रव्य साधन। ऐसे इतिहास के प्रमुख कितने साधन है बच्चों? 4 साधन। तो इन साधनों का अध्ययन हमने 9वीं कक्षा में देखा है। अब 10वीं कक्षा में हमें इतिहास के साधनों पर आधारित इतिहास का अध्ययन, इतिहास का लेखन कैसे किया जाता है, इन पद्धतियों को हमें जानना है। मगर ये पद्धतियां संसार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की है बच्चों। एक है भारतीय पद्धतियां यानी कि भारतीय परंपरा, और दूसरी जो है वो है पाश्चात्य परंपरा यानी कि पाश्चात्य पद्धतियां। भारतीय परंपराओं को पौरात्य परंपराएं भी कहते हैं। पौरात्य मतलब पूर्व की दिशा की ओर, और पाश्चात्य का तात्पर्य क्या है? तो पश्चिमी दिशा की ओर। तो पश्चिमी दिशा के दुनिया के जितने भी देश हैं उनको पाश्चात्य कहते हैं, और पूर्व दिशा की ओर जितने भी संसार के देश हैं उनको पौरात्य देश कहते हैं। तो हमारा भारत जो है वो पौरात्य दिशा की ओर आता है। इसलिए भारतीय परंपरा तथा पाश्चात्य परंपरा यानी कि यूरोपियन परंपराओं की लेखन पद्धति का अध्ययन हमें आज करना है। आज के इस पाठ में खास करके हम पाश्चिमात्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले देखेंगे कि इतिहास लेखन प्रक्रिया कैसे होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना, इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का अनुसंधान, लेखन और अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इतिहास का लेखन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया जाता है। तो इतिहास लेखन के प्रमुख कितने उद्देश्य है? तो प्रमुख यहाँ पर 4 उद्देश्य है। कौन से उद्देश्य है? सबसे पहले इतिहासकार क्या करता है? तो इतिहास की जो गतकालीन घटनाएं हैं यानी कि भूतकालीन जो घटनाएं हैं उन भूतकालीन घटनाओं को संग्रहित करता है। उसके बाद में उन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार उसको एक साथ क्या करता है? तो जोड़ता है। इसके पश्चात इन घटनाओं का वो आकलन करता है, उनका अर्थ समझता है, उनकी जानकारी संग्रहित करता है। इसके बाद में इन जानकारी की जांच पड़ताल की जाती है। इसमें कितनी वास्तविकता है, इसमें कितनी तर्क संगति है, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। और आखिर में अपना सिद्धांत प्रस्तावित करने से पहले उसमें जो भी संदेहात्मक बातें होती है उन सारे संदेहात्मक बातों को हटाकर वहां पर उचित तथ्य प्रस्तावित करने की कोशिश इतिहासकार करता है। इसका मतलब यह है कि इतिहास लेखन के ये प्रमुख 4 उनके उद्देश्य होते हैं, और इन 4 उद्देश्यों के साथ ही इतिहास का लेखन किया जाता है। और एक बात इतिहास लेखन की बच्चों, यह निरंतर और अखंड रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि इतिहास की ये जो प्रक्रिया है इतिहास लेखन की, वो निरंतर चलती है, सदैव चलती है, उसमें कोई खंड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। तो ये इतिहास लेखन की प्रक्रिया अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इस पर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इतिहास लेखन प्रक्रिया के उद्देश्य बताइए या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो उस समय आपको ये 4 उद्देश्य बताने हैं। याद है ना आपको 4 उद्देश्य? ओके। अब देखना है वैज्ञानिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान में अंतर। बच्चों, वैज्ञानिक भी एक पद्धति है और ऐतिहासिक अनुसंधान की भी एक पद्धति है, मगर दोनों पद्धति में एक बहुत बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर है देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करने हेतु प्रायोगिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब किया जाता है। बच्चों, ऐतिहासिक अनुसंधान में इस प्रकार से सत्यता की पड़ताल करने हेतु प्रायोगिक पद्धति तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धति का अवलंबन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इतिहास के अनुसंधान में हम गतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि भूतकालीन घटनाएं घटित हो चुकी होती है, उनका ना हम क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं, ना प्रयोग करने के लिए उनको बार बार दोहरा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? तो अंतर है। अब देखो, इस पद्धति के आधार पर घटनाओं के संदर्भ में सार्वत्रिक नियमों को स्थापित करना और उन नियमों को पुनः पुनः सिद्ध करना संभव होता है। वैज्ञानिक पद्धति में अगर हमें एक बात
हमारे मन को नहीं भाती है या उससे वास्तविकता का पता नहीं चलता है, तो हम उसके ऊपर बार बार प्रयोग करते हैं, उसको बार बार सिद्ध कर सकते हैं, उसका बार बार निरीक्षण कर सकते हैं, उनका बार बार अनुमान लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर जो प्राप्त जो नियम होते हैं, उन नियमों को हम क्या कर सकते हैं, तो सार्वकालिक सार्वत्रिक स्थापित कर सकते हैं। मगर ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐसे नहीं होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान से प्राप्त जो नियम होते हैं वो सार्वत्रिक सार्वकालिक स्थापित नहीं कर सकते। ये दूसरा अंतर उसका होता है। तो हमने देखा कि इतिहास लेखन प्रक्रिया के उद्देश्य और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति और ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का अंतर। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने। इतिहास अनुसंधान की पद्धति कैसे होती है? इतिहास अनुसंधान की पद्धति, सबसे पहले इतिहासकार को उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ की जांच पड़ताल करनी होती है। आप सभी जानते हैं कि इतिहासकार को ऐतिहासिक साधन चुनना होता है और ये ऐतिहासिक साधन के ऊपर ही उसका अनुसंधान निर्भर होता है। और इसलिए इस ऐतिहासिक अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए या वास्तविक साबित करने के लिए पहले उनका संदर्भ सही होना बहुत आवश्यक है। इतिहास के इन संदर्भों की वो जांच पड़ताल करता है कि वो सही है या गलत है, ये सत्य है या असत्य है, ये असली है या नकली है। और इसीलिए इस संदर्भ की जांच पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। उसके पश्चात इतिहासकार ऐतिहासिक जानकारी का संकलन करता है और इसका तुलनात्मक विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक जानकारी जो होती है उसके संदर्भ में सारी जानकारी संग्रहित करके एक से अधिक उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। फिर विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी स्थान कालात्मक संदर्भ में तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं चौखट का आकलन करना, यानी कि ऐतिहासिक जानकारी जो प्राप्त हुई है वो कौन से स्थान की है, कौन से काल की है, कौन से समय की है, इसके लिए उसकी जांच पड़ताल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राप्त जानकारी मुगल कालीन है या गुप्त कालीन है या मौर्य कालीन है, ये देखा जाता है। ये प्राचीन है, अति प्राचीन है, मध्ययुगीन है, आधुनिक है, इसकी जांच पड़ताल इतिहासकार करता है। उसके पश्चात ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों की प्रस्तुति की जाती है। जानकारी को विस्तृत करने के लिए संदर्भ के संदर्भ में बहुत सारे क्या किए जाते हैं, तो उप प्रश्न पूछे जाते हैं और इन उप प्रश्नों के आधार पर जानकारी और इकट्ठा की जाती और संग्रहित की जाती और प्रश्नावली के तहत ये जानकारी क्या की जाती है, तो अधिक प्राप्त की जाती है। इस जानकारी के आधार पर संभावित इतिहासकार परिकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। परिकल्पनाएं के तात्पर्य क्या है बच्चों? परिकल्पनाएं मतलब इस शब्द के 2 भाग होते हैं, एक होता है परि और दूसरा होता है कल्पनाएं। परि का तात्पर्य है यहाँ पर कि चारों ओर, और कल्पना का तात्पर्य है यहाँ पर कि चारों ओर से चिंतन करना। कल्पना का अर्थ क्या है? चिंतन करना, समझना, आकलन करना। तो परिकल्पनाएं मतलब कि यहाँ पर संभावित जो बातें होती है उसका चारों ओर से विचार किया जाता है। इतिहासकार उसको सैद्धांतिक बातों को स्पष्ट करने के लिए ऐसी संभाव्य परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है, यानी कि इतिहास के जितने भी साधन होते हैं उनका यहाँ उचित तथ्य प्राप्त करने के लिए या अंतिम सत्य की ओर पहुंचने के लिए उसका एक से अधिक इतिहासकार समीक्षा करते, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं और सही सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इतिहास अनुसंधान की पद्धति का अध्ययन यहाँ पर किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये इतिहास की अनुसंधान पद्धति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं इस पर आने वाला प्रश्न। इसके ऊपर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास अनुसंधान की पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो उस समय आप ये चार्ट दर्शाकर इसकी जानकारी आप वहां पर लिख सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है वो है ऐतिहासिक दस्तावेज। दस्तावेज से यहाँ पर तात्पर्य है कि इतिहास लेखन का साधन, यानी कि अनुसंधानकर्ता या इतिहासकार हमारा अपना अनुसंधान करने से पहले क्या चुनते हैं, तो दस्तावेज चुनते हैं।
दस्तावेज के बिना इतिहास का अनुसंधान करना पॉसिबल नहीं, यानी कि संभव ही नहीं है। तो दस्तावेज इतिहासकार के इतिहास लेखन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दस्तावेज जो होते हैं, ये दस्तावेज तत्कालीन समय के होते हैं, तत्कालीन स्थान के होते हैं, तत्कालीन स्थिति के होते हैं। उस पर लिखी भाषा, उसके ऊपर लिखे अक्षर, उसके ऊपर के संकेत, ये विशिष्ट पद्धति के होते हैं जो ये इतिहासकार पढ़ पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए उन भाषाओं को जानने के लिए, उस लिपि को जानने के लिए, उन अक्षरों की बनावट को समझने के लिए, उनके शैली को समझने के लिए, उनके संकेतों को समझने के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो ऐसे विशेषज्ञ जो होते हैं, वो ऐसे विशेषज्ञ क्या करते हैं, तो अपनी सारी बातें जो है वो इतिहासकार को स्पष्ट करते हैं। जैसे वहाँ पर कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन से कागज का प्रयोग किया गया है। अब ये कागज के भी विशेषज्ञ होते हैं, कागज की निर्मित कैसे हुई है, कागज कितना साल पुराना है, कौन से राजा के काल का है, ये सारी बातें कागज विशेषज्ञ इतिहासकारों को बता देते, जिसके कारण इतिहासकारों को अपना अध्ययन करना तथा इतिहास लेखन करना सहज हो जाता है। अब यहाँ पर मुद्रा, आप जानते हैं हड़प्पाकालीन मुद्राओं को। हड़प्पाकालीन मुद्राएं जो है वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उसके ऊपर जो लिपि है, उसके ऊपर जो भाषा है, वो आज भी कोई भी विशेषज्ञ उसको हल नहीं कर पाए, जिसके कारण हड़प्पाकालीन संस्कृति की ज़्यादा जानकारी मुद्राओं के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मुद्रा विशेषज्ञ जो होते हैं वो मुद्रा पर आधारित सारी जानकारी इतिहासकारों को बता देते हैं। यानी कि यहाँ पर दस्तावेज इतिहास लेखन में मौलिक कार्य करते हैं। ये मौलिक है या नहीं है, ये दस्तावेज के वास्तविकता के ऊपर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर एक दस्तावेज का उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रांस के लूव्र संग्रहालय का सबसे अति प्राचीन शिलालेख यहाँ पर है। इस शिलालेख के ऊपर विशिष्ट चित्र अंकित किया है। क्या चित्र है देखते हैं। एक सैनिकों की यहाँ पर टुकड़ी है जो कि अनुशासित पद्धति से एक पंक्ति में सेना का नेतृत्व करते हुए दिखाई देती है। उनके हाथ में ढाल और भाला है। तो ये चित्र अंकित किया है। इसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये किसी युद्ध वर्णन का चित्र दिखाई देता है। कहते हैं इतिहासकारों ने जिन्होंने अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया नामक देश का ये क्या है, तो शिलालेख है। इसमें सुमेर नामक संस्कृति थी। इस सुमेर नामक संस्कृति में दो राजाओं के बीच हुए युद्ध का चित्र का वर्णन यहाँ पर दर्शाया गया है। आप सभी जानते हैं प्राचीन समय के राजा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हमेशा युद्ध करते रहते थे, और ऐसे युद्ध की कहानियाँ या शिलालेख अक्सर हमें इन दस्तावेजों के रूप में दिखाई देते हैं। अब ये दस्तावेज जो है वो अति प्राचीन है। कितना प्राचीन है? 4500 वर्ष भी पुराना है। और ये शिलालेख जो है, ये शिलालेख फ्रांस के विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय में आज भी संरक्षित संग्रहित करके रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज भी लोग इसे देखने के लिए विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय में जाते हैं। इतिहास के अनुसंधान की विभिन्न ज्ञान शाखा है। बच्चों, यहाँ पर इतिहास के अनुसंधान की विभिन्न जो ज्ञान शाखाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों को अनुसंधान करने के लिए इन ज्ञान शाखाओं का बड़ी सहायता होती है। जैसे पहली ज्ञान शाखा है पुरातत्व अभिलेखागार। पुरातत्व अभिलेखागार जहाँ पर प्राचीन समय की सारी वस्तुओं को, ऐतिहासिक वस्तुओं को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है और एक जगह पर रखा जाता है। ऐसे हमारे भारत में राष्ट्रीय ये पुरातत्व अभिलेखागार है, जो कि आज भी नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा जो है वो है हस्तलेख। हस्तलेख मतलब हाथ से लिखे हुए लेख। दूसरा जो है वो पांडुलिपियाँ। हस्तलेख और पांडुलिपियाँ ये हाथ से लिखी जाती है। इसके कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ, जैसे हमारे प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन ग्रंथ में महाभारत है, रामायण है, बौद्ध ग्रंथ है। इन सारे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है या भगवद गीता है, ये सारे हस्तलेख के ही क्या है, तो उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर पांडुलिपि का मैंने आपको एक चित्र
चित्र प्रदर्शित किया है, ये पांडुलिपि जो है ये भी एक हस्तलेख का क्या है तो उदाहरण है। दूसरा है वो पुराभिलेख। पुराभिलेख का तात्पर्य अभी अभी हमने एक उदाहरण देखा, यानी कि शिलालेख। पुराभिलेख मतलब क्या, तो शिलालेख। शिलालेख यानी कि पत्थर के ऊपर उकरे अक्षर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं तो शिलालेख, जिसके मार्फत तत्कालीन समाज की, तत्कालीन राजाओं की, तत्कालीन प्रसंगों की चित्रण वहां पर दिखाई देता है। दूसरा है अक्षर आकार विज्ञान, यानी कि तत्कालीन अक्षर निकालने की विशिष्ट पद्धतियां थी और इन आकारों के आधार पर ये कौन से काल की है, कौन से राजा के समय की है, ये विशेषज्ञ इसका क्या करते थे तो अंदाजा लगाते थे। भाषा रचना विज्ञान, बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे भाषा की निर्मिति कैसे हुई। हमारी भाषा की निर्मिति हमारे पशु पक्षियों की बोली के मार्फत ही हुई है। पहले पशु पक्षियों की जो बोलियां होती थी उसके आधार पर हमारे भाषा का निर्माण हुआ। पहले हमारी भाषा एक अक्षरी थी, उसके बाद में अनेक अक्षरी भाषा का निर्माण हुआ। इन सारी भाषा की जानकारी भाषा रचना विज्ञान से प्राप्त होती है। मुद्रा विज्ञान, सभी जानते हैं मुद्रा यानी कि अर्थ विनिमय का एक क्या है तो माध्यम है। प्रत्येक राजा की एक स्वतंत्र क्या होती थी, मुद्रा होती थी। जैसे आजकल हमारे देश की मुद्रा, हमारा सबसे बड़ा रुपया, ये हमारी क्या है तो मुद्रा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक मुद्राएं कौन कौन से राजा के काल की ये मुद्रा विज्ञान से पता चलते हैं। दूसरा है वो है वंशावली। वंशावली सभी जानते हैं, संपूर्ण एक राजा के खानदान की जानकारी वंशावली से प्राप्त होती है। यहाँ पर मैंने आपको चित्रगुप्त की वंशावली प्रस्तुत की है। यहाँ इसकी 2 पत्नियां, पहले राजा बहुत सारे पत्नियां होती थी, यानी कि उनके साम्राज्य विस्तार के लिए, यानी कि साम्राज्य के लिए ऐसे इसकी 2 पत्नियां हैं और ये 2 पत्नियों के खानदान यानी कि उनके वारिस का यहाँ पर पता चलता है। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था यहाँ पर दर्शाई है। मुगल कालीन मुद्राओं को यहाँ पर हमने चित्र के मार्फत आपको क्या किया है तो उसको प्रदर्शित किया हुआ है। तो मुझे लगता है आपके इतिहास के अनुसंधान की विभिन्न ज्ञान शाखाएं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पर भी आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इतिहास के अनुसंधान की विभिन्न ज्ञान शाखाएं कौन सी है। अब देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहास लेखन तथा इतिहासकार की जानकारी लेंगे। इतिहास लेखन किसे कहते हैं? इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है, यह हमने देखा है। इस इतिहास के इस प्रकार की प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को ही इतिहास लेखन कहते हैं। बच्चों हमने पहले ही पॉइंट में देखा कि इतिहास लेखन कैसे किया जाता है, यानी कि इतिहास लेखन किस उद्देश्य से किया जाता है, कौन से उद्देश्य होते हैं, जैसे भूतकालीन घटनाओं को संग्रहित करना, उन को कालक्रम के अनुसार लगाना तथा उनकी इन रचनाओं को या घटनाओं का अर्थ का आकलन करना और उसमें संदेहात्मक बात है तो उसकी जांच पड़ताल करना और उचित तथ्य अपने सामने प्रस्तुत करना। तो ये जो लेखन की विशिष्ट पद्धति है, इसी लेखन के पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। तथा इतिहास की इस प्रकार से अध्ययन पूर्ण प्रस्तुति अथवा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं। यानी कि इतिहास लेखन करने वाला जो लेखक होता है या अध्ययन करने वाला अध्ययन करता होता है, अनुसंधान करता होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? इतिहासकार कहते हैं। इसमें भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से 2 प्रश्न हैं? एक, इतिहास लेखन किसे कहते हैं और इतिहासकार किसे कहते हैं। अब देखते हैं प्राचीन संस्कृतियों की इतिहास परंपरा। बच्चों आप जानते हैं दुनिया के 2 कालखंड है। एक है आधुनिक कालखंड यानी कि ऐतिहासिक कालखंड और दूसरा जो है वो प्रागैतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड मानव को जैसे लेखन कला अवगत हो गई उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। और लेखन कला अवगत होने के पहले का जो समय है, पहले का जो काल है, उसे प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। ऐतिहासिक कालखंड के मुकाबले में प्रागैतिहासिक कालखंड बहुत अधिक विस्तारित थे। तो ऐसे समय में जब मानव को लेखन कला अवगत नहीं थी तो इतिहास के प्रति उनकी रुचि नहीं थी क्या? इतिहास के प्रति उनकी जिज्ञासा नहीं थी क्या? इतिहास को वो आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं करते थे क्या? जरूर करते थे। तो किस माध्यम से करते थे देखना है।
विश्व की प्राचीन संस्कृति में इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, क्योंकि उनको लेखन कला अवगत नहीं थी। इसका अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि सांकेतिक उन लोगों को भूतकाल का बोध अथवा उनमें जिज्ञासा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, उनको जिज्ञासा थी। अपने बड़े बुजुर्ग द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन और वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी। यानी कि ये सारी धरोहर जो थी अपने बड़े बुजुर्ग के द्वारा आने वाली पीढ़ी को बताई जाती थी कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से प्रगति की, उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से लड़ाइयाँ जीती, उन पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने शौर्य दिखाए या मानव की किस प्रकार से समाज कल्याण उपयोगी कार्य किए। ये सारी बातें जो है वो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें पता होती थी। यानी कि इतिहास का हस्तांतर नई पीढ़ी को इस प्रकार से होता था। गुफाओं में बनाए गए चित्र द्वारा केवल हमारी मौखिक बातें या कहानियों के द्वारा ही हमें इतिहास पता नहीं होता था, तो कई सारे चित्रकला के माध्यम से, जैसे गुफाओं की दीवारें, जैसे हमारे मंदिरों की दीवारें, मंदिरों के स्तंभ, इसके ऊपर कई सारे प्रसंगों के चित्र वो बनाते थे। जैसे शिकार करने का प्रसंग है, जैसे राज्याभिषेक का प्रसंग है, या जैसे कोई युद्ध का प्रसंग है, तो सारी बातें इन चित्रों के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को पता चलती थी। कहानी कहना, शौर्य गीत, अब संगीत का भी यहाँ सहारा लिया गया है। संगीत के माध्यम से, शौर्य गीतों के माध्यम से उनकी परंपराओं को तथा उनके शौर्य को आने वाले पीढ़ी को बताया जाता था। आधुनिक इतिहास लेखन में ये सारी बातें क्या है, तो एक साधन के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य प्राचीन संस्कृति में भी इतिहास की परंपरा के प्रति या इतिहास के प्रति जिज्ञासा थी, इसका हमें अंदाजा आता है। तो यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन संस्कृतियों में इतिहास की परंपरा का जतन या संवर्धन कैसे किया जाता था। अब इतिहास लेखन की प्रमुख 4 विशेषताएं। इतिहास लेखन की जो प्रमुख 4 विशेषताएं हैं, इसमें पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की भांति ही विश्वसनीय होती है और इसीलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी प्रस्तुति जो है उचित प्रश्नों के साथ होती है। इसका वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के द्वारा संदेहात्मक बातें जो होती है वो हटाया जाता है और संदेहात्मक बातें हटाकर उचित तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत वास्तविकता होती है और वास्तविकता के कारण ही ये पद्धति कैसे होती है बच्चों, तो वैज्ञानिक होती है। दूसरी जो है वो है मानव केंद्रित पद्धति। मैंने आपको पहले ही बताया इतिहास क्या है। इतिहास एक सामाजिक शास्त्र है जो समाज से संबंधित होता है, जो मानव से रिलेटेड होता है, उसे सामाजिक शास्त्र कहते हैं। तो इसमें जाहिर है कि मानव केंद्रित ये पद्धति है। ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानव समाज के सदस्य द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापार से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापार का संबंध दैवी घटनाओं तथा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। पहले देखा हमने कि काल्पनिक बातों को बहुत महत्व दिया जाता था। आधुनिक काल से पहले देवी देवताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था, दंत कथाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मगर आधुनिक इतिहास में ऐसी दंत कथाओं को, देवी देवताओं को, काल्पनिक बातों का कोई स्थान नहीं है। आजकल वास्तविक बातों को ही स्पष्ट किया जाता है। इसलिए ये पद्धति कैसी है, तो मानव केंद्रित भी है और विश्वसनीय भी है। दूसरा है वो है तर्कपूर्ण सुसंगति तथा विश्वसनीय पद्धति। यहाँ पर ये जो बातें होती है वो तर्क शुद्ध होती है, बिना मतलब की कोई बात इसमें अंकित नहीं होती। उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त होता है।
बच्चों आप जानते हैं जब हम अदालत में जाते हैं तो अदालत में कोई भी बात साबित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। बिना सबूत के बात वो सच नहीं मानी जाती है। यानी कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वास्तविक प्रमाण को देना बहुत आवश्यक होता है और इस वास्तविक प्रमाण के साथ ही ये बात सच साबित होती है। उसी प्रकार से इतिहास में भी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए इतिहासकारों को उचित प्रमाण देना आवश्यक होता है। यानी कि उनको एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो वास्तविक दस्तावेज के साथ ही इतिहासकार अपना इतिहास लेखन यहाँ पर क्या करता है तो प्रस्तुत करता है और ये कितना वास्तविक है ये विश्लेषण के द्वारा वो स्पष्ट करते। इसीलिए इतिहास का लेखन तर्कपूर्ण, सुसंगत और विश्वसनीय होता है। आखिरी विशेषता है इसकी समाज के कार्य व्यापार पर आधारित। अब देखो बच्चों, आधुनिक इतिहास का लेखन जो किया जाता है वो मानव से संबंधित होता है। भूतकाल में जितने भी समाज ने कार्य किए होते हैं ये कार्य उससे ये अंदाजा लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि उस काल के समाज में प्रगति की है या अधोगति की है। प्रगतिशील कार्य है तो प्रगत समाज कहलाता है। तो इस प्रकार से इतिहास लेखन की 4 प्रमुख विशेषताएं। बच्चों यहाँ पर भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, वो है आधुनिक इतिहास लेखन की 4 विशेषताएं कौन सी है या स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पर 4 विशेषताएं आपको क्या करनी है तो लिखनी है। अब यहाँ देखना है कि इतिहास लेखन की पद्धति कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि कहाँ से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक इतिहास लेखन की परंपराएं जो है वो प्राचीन ग्रीक से शुरुआत हुई। यानी कि प्राचीन ग्रीक जहाँ पर इतिहास लेखन को प्रथम प्रारंभ किया गया और इसमें यूनानी इतिहासकार जो है, हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का है और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। बच्चों इतिहास लेखन में यूनानी इतिहासकार सबसे अव्वल है और इन्होंने यानी कि यहाँ के जो प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है हेरोडोटस, ये हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री नामक शब्द का प्रयोग किया जो कि ग्रीक संस्कृति से आया हुआ है। और ये हिस्ट्री शब्द जो है, ये हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाले विश्व के ये पहले इतिहासकार है। इसीलिए विश्व ने इन्हें आद्य इतिहासकार का दर्जा दिया है और इसीलिए विश्व में आद्य इतिहासकार कौन है तो हेरोडोटस। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने एक ग्रंथ में किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है द हिस्ट्रीज। तो द हिस्ट्रीज इस ग्रंथ का नाम, इसमें पहले बार उन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। द हिस्ट्रीज इस ग्रंथ में उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया है। तो बच्चों यहाँ तक पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और एक आपको संदेश देना चाहती हूँ कि वैश्विक महामारी के कारण आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो और स्वच्छता अपनी और समाज की जिसके साथ आप कैसे रह सकते हैं तो सुरक्षित रह सकते हैं। तो स्वच्छता की आदत डालो। इस संदेश के साथ मैं यहाँ तक का पाठ समाप्त करती हूँ। बाद में मिलते हैं अगली तासिका में उर्वरित पाठ को लेकर। धन्यवाद।